26 सोशल मीडिया बैन हो गए, इसलिए नेपाल के जो बच्चे हैं वो इतना ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं। और ऐसा हमारे घर के बड़े बुजुर्ग को लगता है कि भाई उनसे पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं रही, बस सोशल मीडिया चलवा लो। और जब गवर्नमेंट ने उन्हें सुधारने के लिए सोशल मीडिया बैन किया तो सारे बच्चे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। बिकॉज जो हमारे घर के सीनियर सिटीजन्स हैं वो तो न्यूज़ पे भरोसा करते हैं, और न्यूज़ जो है वो इतनी रियलिटी तो बताएगी नहीं, बिकॉज जो बाकी के जेंजीज हैं कहीं उनका दिमाग ना फिर जाए। सो वी ऑल हैव टू थिंक अबाउट इट कि सिर्फ सोशल मीडिया बैन होने की वजह से 19 बच्चे पुलिस की गोलियां तो खाएंगे नहीं, तो फिर एक्चुअल रियलिटी है क्या? आज के इस वीडियो में हम इन सारे प्रोटेस्ट के अंदर की बात जानने की कोशिश करेंगे। एंड तक देखना, अगर बोरिंग ना लगे तो। इन सब की शुरुआत हुई 25 अगस्त 2025 से, जब नेपाल की कैबिनेट ने 25 अगस्त को डिसाइड किया कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, फॉरेन एंड डोमेस्टिक बोथ, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगी। दैट मीन्स कि ऐसे सोशल मीडिया जो विदेश से बने हैं और नेपाल में ऑपरेट हो रहे हैं, या फिर नेपाल से बने हैं और नेपाल में ही ऑपरेट हो रहे हैं, वैसे सोशल मीडिया को नेपाल में रजिस्ट्री करवाना जरूरी होगी। 25 अगस्त को ये डिसाइड हुआ और 28 अगस्त को ये नोटिस पब्लिक कर दिया गया, जिसमें कुछ कंडीशंस भी मेंशन थी, जैसे कि उनका एक रजिस्टर्ड ऑफिस नेपाल में होना चाहिए, साथ ही एक ऑथराइज्ड पर्सन भी होना चाहिए और कंप्लेन ऑफिसर भी होना चाहिए जो नेपाल की लीगल रूल को फॉलो करे, जो गवर्नमेंट उन्हें बना कर देगी। और इन सारे कामों के लिए गवर्नमेंट ने उन सारे प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ और सिर्फ 7 दिन की मोहलत दी। और जब 7 दिन के बाद ये सारे फुलफिल नहीं हुए तो गवर्नमेंट ने उन 26 ऐप को बैन कर दिया। 4 सितंबर को सारे ऐप बैन हुए। फिर 8 सितंबर को शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट कोई 100 या 500 लोगों का नहीं था। उस प्रोटेस्ट में लाखों लोग शामिल हुए और उन्होंने एक मार्च निकाला, और वो मार्च के साथ पहुंच गए संसद तक, जिसमें ज्यादा संख्या जो थी वो जेंजीज की थी, यानी कि बच्चों की थी जो 20 से 25 साल के थे। अब ऐसा नहीं था कि वो लोग कोई पत्थरबाजी कर रहे थे या लाठी डंडा मार रहे थे, वो लोग बस पीसफुली पेपर और बोर्ड लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर जब वो लोग संसद पहुंचे तो पहले तो उनके ऊपर टीयर गैस छोड़े गए और फिर रबड़ की बुलेट से फायर की गई, और जब वो लोग इतने पे नहीं रुके, वापस नहीं लौटे, तब उन लोगों के ऊपर रियल बुलेट से शूट किया गया। यस, रियल बुलेट से, जिसमें 19 बच्चों की स्पॉट डेथ हो गई। मतलब यार तुम खुद सोचो कि वहाँ की गवर्नमेंट के पास जो 50 साल 60 साल के जो गवर्नमेंट बैठी थी, जो लोग थे उस पोस्ट पे, उनके पास इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि उन लोगों ने 20 से 25 साल के बच्चे के ऊपर गोलियां चलवा दी। और जैसे ही ये खबर जनता में फैलती है, और भी लोग लाखों की तादाद में उस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। यूँ कहो तो पूरी नेपाल ही शामिल होने लगती है। उसके बाद जब गवर्नमेंट को ये सब समझ आता है तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कंट्रोल में बनाए रखने के लिए वो दोपहर में अपने शहर में कर्फ्यू भी लगवाने की कोशिश करती है, बट उसका भी कोई फायदा नहीं होता। प्रोटेस्ट जो है वो और तेजी से बढ़ती ही रहती है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आफ्टर ऑल नेपाली गवर्नमेंट जो है वो सोशल मीडिया बैन ही क्यों करवाना चाहती थी, या फिर अगर वो बैन नहीं करना चाहते थे तो वो उसके ऊपर अपने खुद के बनाए हुए रूल्स को क्यों थोपना चाह रहे थे? तो इसका असली रीजन ये है कि सोशल मीडिया प्रोटेस्ट से पहले एक और बड़ा और मेन प्रोटेस्ट चल रहा था अगेंस्ट टू करप्शन। 25 अगस्त से पहले, काफी पहले, वहाँ के जेंजीज को लेकर के और साथ ही वहाँ के जो नॉर्मल जो लोग थे वो भी, उन्हें सरकार से भरोसा उठ चुका था, बिकॉज उन्हें ये समझ में आ चुका था कि जो गवर्नमेंट है हमारी वो हमें बेवकूफ़ बना रही है। अब देखो, नेपाल की 2 बड़ी पार्टी है, यूएमएल और नेपाली कांग्रेस पार्टी। ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे हमारे इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस है, बट दोनों ही पार्टियों ने हाथ मिला लिया था। अब हाथ क्यों मिलाया? तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए हाथ मिला लिया, यानी कि दोनों ही पार्टियों ने जम करके करप्शन फैलाया था, जिसपे जब उन लोगों के ऊपर चार्जेस बैठे, यानी कि जब इंक्वायरी बैठने वाली थी, तो दोनों ही पार्टी अपने से हाथ मिला लिया और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने लगे। और ये वहाँ की जनता को तब समझ आया जब दोनों पार्टी में से किसी भी एक की सरकार बनती थी, तो भले सरकार तो बदल जाती थी, बट पब्लिक की प्रॉब्लम एंड सिचुएशन सेम ही रहती थी। फिर लोगों को ये समझ में आया कि ये दोनों ही पार्टी मिलकर के भाई हमारा तो काट रहे हैं, और ये सब तो अंदर ही अंदर चल ही रहा था। बट उसी बीच आग में घी डालने का काम किया सोशल मीडिया ने, यानी कि उन्हीं नेपाली पॉलिटिशियंस के बच्चे जो विदेश में पढ़ रहे थे और लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, उन लोगों के कुछ वीडियोस जो है वो वायरल होने लगी वहाँ के आम जनता के बीच। फिर जाकर के जनता को ये अच्छे से समझ में आया कि हमारे जो टैक्सेस के पैसे होते हैं वो हमसे ही ले करके यहाँ की सरकार अपना घर भर रही है, और हमें इसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। ना ही तो हमारे पास
अच्छी एम्प्लॉयमेंट है और ना ही अच्छी सर्विस है। मतलब गरीब हद से ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं और अमीर हद से ज़्यादा ही अमीर होते जा रहे हैं, और ये सारे पैसे जा रहे हैं उन नेपाली पॉलिटिशियंस के बच्चों के लग्जरियस लाइफ के साथ। उसके बाद जो जेनजीज हैं जो हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, वो सब लोग उन नेपो किड्स को ट्रोल करने लगे और गवर्नमेंट से सवाल उठाने लगे। उन लोगों का सवाल बस इतना सा था कि अगर आप लोगों के बच्चे इतने ज्यादा ऐश आराम कर रहे हैं और इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, तो हमारे टैक्सेस के पैसे कहाँ हैं? हमारे कंट्री में अच्छी एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है और आप हमारे टैक्सेस को कहाँ यूज करते हो? बस इतना सा सवाल था। और इन्हीं सब के रीजन की वजह से गवर्नमेंट ने ये सोचा कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, बिकॉज अगर ये लोग ऐसे ही सोशल मीडिया का यूज करते रहे तो हमारा तो भांडा फूट जाएगा। उसके बाद नेपाल की ही गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि सोशल मीडिया रहेगी बट उस पर रूल्स हमारे लागू होंगे। अब आप इससे तो समझ ही गए होंगे कि वहाँ की गवर्नमेंट किस टाइप के रूल्स लागू करना चाह रही होगी, और इसलिए उन 26 प्लेटफॉर्म को सिर्फ 7 दिन का ही टाइमलाइन दिया गया ताकि वो उसे फुलफिल ना कर सके और उन्हें एक बहाना मिल जाए उसे बैन करने का, कि भाई अब तो ये सारी प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे बात मान नहीं रही है, इसलिए हम इन सबको अपने यहाँ से बैन कर देंगे। बट ये जो फैसला थे ये नेपाली गवर्नमेंट्स के लिए खुद की कबर खुद ही खोदने वाली बात हो गई, जो कि उन्हें उस टाइम तो समझ नहीं आई। नेपाल की गवर्नमेंट ने ये सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ये सब हो जाएगा। एंड द एंड नेपाल की गवर्नमेंट को हटा दिया गया, और कैसे हटाया गया ये तो आप लोग सोशल मीडिया पे देख ही चुके हैं। सो जाओ और अपने पेरेंट्स को बताओ कि सोशल मीडिया के चक्कर में जेनजीज ने हंगामा नहीं किया था। बट हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।